अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू DMS ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि शेंजन वीज़ा और जापान वीज़ा में जो डॉक्यूमेंटेशन का फ़र्क है, अपॉइंटमेंट का फ़र्क है और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा वीज़ा आप आसान कंसीडर कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम शेंजन जोन की बात करें जिसमें 26 कंट्रीज़ हैं, जैसे स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन वगैरह हैं, तो इन सब कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, वो सेम है। यानी कि सेम डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रिक्वायर्ड किए हुए हैं, जिसमें आपके 2 साल के टैक्स रिटर्न्स हैं, NTN, 6 माह की स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको चाहिए होती है। फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाता है, लेकिन कदरे मुश्किल होता है। अगर आपको फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई करना हो शेंजन जोन का, तो उसमें फिर ये है कि आपको जो है वो बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट और बहुत अच्छी जो है वो अपना जो बिज़नेस और सोर्स ऑफ इनकम वो शो करने पड़ते हैं। और अगर हम बात करें कि इन कंट्रीज़ के लिए, जो शेंजन जोन की कंट्रीज़ हैं, इनमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। जब हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट चाहिए। अब जिन कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो अच्छी है, जैसे आप स्पेन कह लें, तो उसकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। अब स्विट्ज़रलैंड की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, लेकिन उसका वीज़ा गेन करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं हर जगह पे। यानी कि आप शेंजन जोन में कहीं भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो अगर आपको सिर्फ स्पेन ही वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए बड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा और जो है ना बड़ा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे अब मंडे को और थर्सडे को इनकी अपॉइंटमेंट ओपन होती है, तो आपको बिफ़ोर द टाइम अपने लैपटॉप पे बैठना होगा, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करें ताकि जल्द अज जल्द जो है जैसी अपॉइंटमेंट ओपन हो तो आप उसे बुक कर लें। अदरवाइज़ अपॉइंटमेंट विदिन 5 to 7 जो है ना मिनट्स वो बंद हो जाती है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो ये चीज़ें जो हैं ये शेंजन जोन के वीज़ाज़ के लिए हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। और डेफ़िनेटली शेंजन जोन के लिए आपको बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फ़ाइल रेडी करनी होती है ताकि आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब टैक्स रिटर्न्स का जो है कि अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा NTN नहीं बना हुआ, हमारे पास कोई टैक्स रिटर्न नहीं है, बैंक स्टेटमेंट है लेकिन जो जिस तरह होना चाहिए 2 साल के गोशवारे वो हमारे पास नहीं है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एम्बेसी ने इसी से देखना होता है कि आपने कितने पैसे अर्न किए हैं, आपने कितना टैक्स पे किया है और जो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स पेड है या नहीं है, और आपका जो बिज़नेस है वो किस नेचर का है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके वो टैक्स रिटर्न से एम्बेसी ने जज करना होता है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो मोस्टली एम्बेसीज, जैसे आप स्वीडन की अगर वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से इंफॉर्मेशन लें, तो वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 साल के टैक्स रिटर्न्स उन्होंने लाजमी मांगे हैं। तो अगर आपके टैक्स रिटर्न्स नहीं हैं और आपने अपना NTN नहीं बनवाया हुआ तो इसको बनवा लें, क्योंकि आप कहीं भी वीज़ा अप्लाई करेंगे इसकी तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, शेंजन जोन में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, टाइज़ टू योर होम कंट्रीज़। यानी कि आप चाहे बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप जहाँ से भी हैं, आपको अपनी कंट्री के साथ टाइज़ शो करनी होती हैं। जैसे अगर आप मैरिड हैं, आप FRC बाय मैरिज लगाते हैं, उसमें ये होता है कि आपकी जो फैमिली है वो पाकिस्तान में है, तो आप अपनी फैमिली से ज़्यादा अरसा दूर नहीं रह सकते, तो आप वापस पाकिस्तान आएंगे। इसको कंसीडर किया जाता है टाइज़, कि ये मेरी कंट्री से मेरी टाइज़ हैं। लेकिन फाइनेंशियली तौर पे अगर आप देखें तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसके बाद आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, तो ये होता है कि आपकी जो वेल्थ है या जो आपके मूवेबल या इमूवेबल जो एसेट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है या कोई शॉप्स हैं और आपके नाम पे अपना घर है, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका जो है ना वो बैकग्राउंड बनता है। फ़ाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत स्ट्रॉन्ग ये मेंशन करती हैं ये चीज़ें कि आपकी अपनी कंट्रीज़ के साथ टाइज़ हैं और आप अपना विज़िट पूरा करके वापस आ जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हैं शेंजन जोन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जापान के वीज़ा के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, अपॉइंटमेंट किस तरह है और सारी चीज़ें। देखिए, जापान के वीज़ा के लिए अभी फ़िल वक्त तक तो कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन जितना एम्बेसी के अंदर रश है
जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे जा रहे हैं डेली बेसिस पे, यानी कि 11 बजे तक वो सुबह यानी कि डॉक्यूमेंट्स का टाइम है सबमिशन का, वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करवाने का 11 बजे तक टाइम है। अगर आप 11 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको जो है ना वो आपका फ़ाइल सबमिट होगी, ठीक है। ये वॉक इन सबमिशन होती है, इसके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है, माइट पॉसिबल कि आने वाले दिनों में जापान एम्बेसी को भी कोई अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़े, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी एप्लीकेशंस को जो है ना वो मैनेज करना कोई बहुत आसान काम है। तो इसलिए अभी तक तो अपॉइंटमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों उसी दिन या उससे अगले दिन आप जाके अपना वीज़ा जमा करवा सकते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट का तो ये मसला अब क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, प्रोसेस टाइम। अब जैसे स्पेन है तो स्पेन बहुत टाइम लेता है, यानी कि पहले तो स्पेन का जो वीज़ा था वो 4 माह के बाद उसका आंसर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब 1.5 से 2 माह में उसका आंसर आ जाता है। जापान वीज़ा की जो करंट सिचुएशन है, तकरीबन 10 दिन में आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है। तो इसलिए आपको बहुत लंबा टाइम वेट भी नहीं करना पड़ता। जापान वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, 2, 3, 4 महीने। 10 से 12 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपके वीज़े की क्या यानी कि वो है अप्रूवल है या डिनाइड है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो जापान के लिए आपको कवरिंग लेटर, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल प्लान, होटल की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग, ये चीज़ें कंपलसरी हैं। जिस तरह शेंजन वीज़ा के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, उसी तरह आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने फ़िल करना है, ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अगर नहीं है, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जापान का वीज़ा फ़्रेश पासपोर्ट पे भी आसानी से लग जाता है। बेखौफ हो के आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जापान के वीज़ा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री का होना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हो, अगर ना हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के, पहली चीज़। फिर आपके पास अब टाइज़ टू कंट्री जो आप शो करते हैं शेंजन जोन में, कि आपके पास घर होना चाहिए, गाड़ी हो या नहीं, तो ये आपकी जो फ़ाइल है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जापान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास घर या गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी जापान वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स रिटर्न्स अगर आपके पास हैं तो बेहतर है, नहीं हैं अगर हैं, देखें ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये होना चाहिए वैसे आपके पास, और ये मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि ये आप लगाएं, ठीक है। तो खैर, अगर ये चीज़ें नहीं हैं आपके पास, ये डॉक्यूमेंट्स जो आपकी फ़ाइल को शेंजन जोन के लिए इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं, तो उसके बावजूद भी आप जो है जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और लगने के चांसेस भी हैं। अच्छा, अगर आप बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस की बात करें तो इस टाइम क्योंकि डॉलर का रेट बहुत ऊपर गया हुआ है, आपके अकाउंट में तकरीबन 11 से 12 लाख रुपए हों, जेन्युइन स्टेटमेंट हो आपकी, यानी कि ये ना किया हो कि 2 लाख डाल लिया, 3 निकाल दिया और इस तरह करके, नहीं, एक जेन्युइन किस्म की स्टेटमेंट आपकी हो अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस, तो 11-12 लाख रुपए का बैलेंस कंसीडरेबल बैलेंस है, काफ़ी है। लेकिन अगर आप शेंजन जोन में जाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी जो हैं, वो जितनी अच्छी स्टेटमेंट होगी उतना ही आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो हाई होंगे। प्रोसेस टाइम भी मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार भी मैंने बता दिया है कि स्पेन के लिए और बाकी जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ हैं उनके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। लेकिन जापान के लिए आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट की फ़िल वक्त तक ज़रूरत नहीं है, वॉक इन सबमिशन है। तो फ्रेंड्स, कोविड से पहले भी जापान ने बहुत सारे वीज़ाज़ ग्रांट किए, ठीक है। फ़्रेश पासपोर्ट पे भी ग्रांट हुए हैं वीज़ाज़, और शेंजन का भी आपको पता है कि, लेकिन शेंजन जोन में जो स्पेन है उसने कोरोना के बाद, कोविड के बाद, उसकी वीज़ा रेशो सबसे अच्छी रही है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। वीज़ा गेन कर लिया आपने, जापान का वीज़ा आपका लग जाए, लेकिन अगर उसके बाद आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने कोई क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, इन केस पूछ सकता है। ये भी होता है कि वो आप जाते हैं, पासपोर्ट उनको दिखाते हैं, रिटर्न टिकट दिखाते हैं और वो आपको एंट्री दे देते हैं। सम टाइम्स अगर उन्हें कोई डाउट हो या वो कोई आपसे क्वेश्चन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास हर चीज़ लीगल है, आपके पास पेड जो है कंफर्म होटल की बुकिंग है, आपको अपने ट्रैवल प्लान का पता है कि आपने कहाँ कहाँ विज़िट करना है, बेहतर ये है कि फ़्लाई करने से पहले जो है आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के साथ एक जो है ना कोई टूर अरेंज कर लें और उसको पे भी कर दें।
तो इस सूरत में अगर जब आप सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे तरीके से करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर आपने एजेंटों से वीज़ा लगवाया होगा और आपको पता ही नहीं होगा कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है और आपका जो बिज़नेस है वो क्या है और आप कितने दिन के बाद वापस जाएंगे, तो अगर आप ब्लाइंडली जाएंगे तो डेफ़िनेटली आप जो है ना वहाँ से डिपोर्ट हो सकते हैं। शेंजन जोन में जो है वो डिपोर्ट होने के चांसेस ज़रा कम होते हैं, लेकिन वीज़ा गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंस था दोनों यानी कि जोन्स में, जापान का और शेंजन जोन का, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। होपफुली कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप ख़ुद को देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।